नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कहते हैं नए साल का पहला महीना सपने दिखाने वाला होता है। हरियाणा में नए साल 2024 के आगाज के साथ ही राजनीतिक दलों के लिए कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। 2024 में लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बनाने की चुनौती होगी। आगामी चुनाव को लेकर सियासी दलों की क्या होगी रणनीति? हरियाणा में मनोहर लाल सरकार लगातार 2 बार से सत्ता पर काबिज है। बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती, तो कांग्रेस के लिए सत्ता में आने की बड़ी चुनौती होगी। आज सपने और सपनों में बैरियर बनती चुनौतियों पर होगी बात। हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है और नए साल की बहुत शुभकामनाएं। इस पर हम चर्चा करें, सियासी माहौल को समझने की कोशिश करें। उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में नए साल 2024 के आगाज के साथ ही राजनीतिक रणनीति के लिए सियासी कैलेंडर की चर्चा होना जरूरी हो जाता है। नया साल भले ही आज से शुरू हुआ हो, लेकिन बीजेपी इस साल की चुनावी तैयारियों में लंबे समय से जुटी हुई है। इसीलिए हम आज से शुरू हो रहे सियासी कैलेंडर की बात कर रहे हैं। बीजेपी शासित राज्य के 2 टर्म के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो पहले से ही जनता के बीच कैलेंडर बांट रहे हैं और चुनावी तारीखों की याद दिलाने के लिए जनता को संदेश भी दे रहे हैं। तभी तो लोग भी कहते हैं कि जब चुनावी हलचल का एहसास भी लोगों को नहीं होता, उसके पहले से बीजेपी की टीम चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर देती है। और यहाँ हरियाणा में तो बीजेपी 9 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है। वो हैट्रिक लगाने की पुरजोर कोशिश में भी जुटी हुई है। एक तरफ जनता के सामने उसके 2 टर्म की सत्ता की उपलब्धियां हैं, तो आगे जनता के लिए कुछ नया करने का एजेंडा भी है। अगले साल का वो कैलेंडर है, 1 जनवरी से है। किस दिन कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है, कौन सी छुट्टी है। लेकिन अगले साल में 2 छुट्टियां ऐसी आएंगी जिनका उसमें अभी उल्लेख नहीं किया है। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी, वो जब भी तय होंगी उसको मैं आपको पता लगेगा। और जिस दिन वो छुट्टी हो तो तारीख पर गोल दारा लगा देना। और उस छुट्टी के दिन आपने क्या करना है, ये काम भी जैसे वो छुट्टी घोषित होगी आपको पता लग जाएगा। वो 2 छुट्टियां कौन सी होंगी? पहली छुट्टी होगी जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा, और इसी साल की दूसरी छुट्टी होगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव होगा। उन दोनों तिथियों पर आप गोलदारा लगा देना। जरूर याद रखना उन 2 दिनों को आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस मेरा संक्षेप में, इशारे में जितना कहना था मैंने कहा। लेकिन विपक्ष के सामने सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी सरकार की 2 टर्म की उपलब्धियों के बीच नया रास्ता और नई रणनीति तैयार करने का है। विपक्षी दलों को जनता के सामने डबल इंजन की सरकार के रणनीतिक मुकाबले का भी सामना करना है। इन्हीं चुनौतियों के बीच विपक्षी दल कांग्रेस को अपनी डगर तय करनी है, लेकिन उसको ये डगर तय करने से पहले गुटबाजी जैसी बड़ी बाधा को पार करना होगा। भले ही हुड्डा इसको दरकिनार कर फ्रंट फुट पर कांग्रेस के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, लेकिन नेताओं की गुटबाजी की चुनौती को इग्नोर करना बड़ी भूल साबित हो सकता है। आपने कांग्रेस के बहुत सारे कार्यक्रम बताए, विपक्ष आपके समक्ष हाथ से हाथ जोड़ो, जन मिलन कार्यक्रम आज कार्यकर्ता, लेकिन कहीं पर रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी सरीखे जो नेता है वो मंच पर दिखाई नहीं पड़े। अरे कोई किसी स्टेट का इंचार्ज है, सब काम करे। कांग्रेस की गुटबाजी तो जेजेपी गठबंधन के अदर में लटकी हुई है। जेजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो बीजेपी के साथ सरकार में रहने के बावजूद चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर उसे अपने दम पर ही चुनाव मैदान में जाना होगा। यहाँ पर उसे अपने समर्थकों को भी ये समझाने की बड़ी मशक्कत करनी है कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद सत्ता में शामिल होने की उसकी क्या मजबूरी रही। सरकार से, ताकत से, अगर आपकी दी हुई ताकत हमारे पास सरकार में है तो आज ये 10 विधायक होते हुए भी हम आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आपके बीच में बैठ करके करते हैं। आप जब भी कभी आधी रात भी जाते हैं, आपका टेलीफोन करके उस समस्या का समाधान करवाने का काम करते हैं। अब वो जमाने तो चले गए।
इन सब के बीच इनेलो फिर से अपने को प्रदेश में खड़ा करने की जी तोड़ कोशिश में भी जुटी हुई है। तो नए साल के तौर पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाने की कोशिशों में लगी हुई है। इस तरह पार्टियों की रणनीति के साथ ही सवाल ये है कि हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी के सामने तो सत्ता में वापसी के लिए विपक्ष के सामने 2024 की क्या सियासी चुनौतियां होंगी। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो नए साल में नई उम्मीदें, नए सपने, लेकिन उन सबके बीच चुनौतियां भी कम नहीं होती हैं। सियासी चुनौतियों को हरियाणा कैसे पार करेगा, यहाँ की सियासी पार्टियों के सामने कौन सी वो चुनौतियां होने वाली हैं, सपने हर पार्टी को देखने होते हैं और देख भी रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक करने की कोशिश में सपने देख रही है, तो सत्ता में वापसी के सपने कांग्रेस देख रही है। ऐसे ही दूसरे सियासी दल भी अपने जनाधार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम करने जा रहे हैं। नए साल में बहुत सारी ख्वाहिश सियासी दलों की होगी, उनके नेताओं की होगी, लेकिन इन सब के बीच ये साल बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहाँ लोकसभा चुनाव इसी साल होगा, विधानसभा चुनाव इसी साल होगा, नगर निकाय चुनाव इसी साल होगा। इन चुनौतियों को कैसे देखा जाए बीजेपी कांग्रेस के नजरिए से अगर देखें? सबसे पहले पंकज, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दूसरा, ये नया साल 2024 है, इस साल का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, मिशन 2024 कोई सरकार बनाने और कोई सरकार बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, वो 2024 भी आ गया। प्रदेश के लोगों को खुशी हुई कि 2024 में हमने प्रवेश किया, लोगों ने अपने अपने तरीके से जश्न मनाया, लेकिन मेरे को लगता है जो सियासी पार्टियां हैं उनकी अग्नि परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आपने बीजेपी और कांग्रेस की बात कही। बीजेपी चूंकि हैट्रिक का लगातार दम भर रही है, 2 बार लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में, हरियाणा में भी दूसरी बार जैसे कैसे सरकार बनी और चल रही है, पूरा कार्यकाल करेगी, लेकिन हैट्रिक की हुंकार भरी जा रही है। मिशन 2024 को शुरू किए करीब 2 महीने से बहुत ज्यादा जोरदार तैयारियां चल रही है, मीटिंग पे मीटिंग, रात दिन दिशा निर्देश आ रहे हैं, चाहे सरकारी अमला है, चाहे पार्टी के लोग हैं, सब जुटे हुए हैं। मकसद बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन इसको पाने की जद्दोजहद है। बीजेपी के लिए चूंकि ये चुनावी साल है, 3 चुनाव होने हैं, नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद, नगर पालिका। हालांकि ये छोटे चुनाव है, लेकिन ये एक मैसेज देने वाले चुनाव होते हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार रिपीट करेगी। ज्यादातर लोगों का विचार भी यही है कि शायद ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल विधानसभा चुनाव का है। विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है बीजेपी के लिए हरियाणा में। हरियाणा की बात करें, चूंकि ये चुनाव सरकार में बैठे लोगों को, विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, पूरी पार्टी को अपने काम पर ये चुनाव जीतना है। सरकार ने जो जो काम किए, बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, ऐसी योजनाएं शायद दूसरी सरकारों ने नहीं की। क्रांतिकारी योजनाओं का नाम दिया गया पार्टी की तरफ से, सरकार चला रहे मंत्री विधायकों की तरफ से, लेकिन अब फैसले की घड़ी भी अब नजदीक आ रही है। बीजेपी का तो यह है कि सबसे ज्यादा आप ये देखिए, प्रतिष्ठा का जो सवाल है, सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मुकाबला बीजेपी के लिए, कि बीजेपी को रिटेन करना है सरकार को और लोगों में भरोसा जगाना है। और चुनाव कोई भी आसान नहीं होता। बीजेपी वाले खुद भी कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप तो चुनावी तैयारियों में सारी चीजों में आगे निकल गए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता अक्सर ये कहते हैं कि चुनाव को हम चुनाव की तरह लेते हैं, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। और कई बार नेताओं की बात करूंगा, पार्टी के नहीं, कई नेताओं के लिए जो जोरदार दमखम दिखाते हैं, कई नेताओं के लिए कोई चुनाव रेत की दीवार भी साबित होता है। अंदाजा कुछ होता है, लेकिन परिणाम कुछ आता है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, दावे किए जा रहे हैं। ये मानना होगा कि बीजेपी को मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस ही दे सकती है, लेकिन कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। आज तक कमेटियों का गठन नहीं हुआ, हर बार तारीख पर तारीख, जैसे कोर्ट की तारीख होती है, लगता है उससे भी लंबा इंतजार हो गया है। कार्यकर्ताओं में निराशा है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, क्योंकि उम्मीदें हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा वाले चुनाव है, चुनौतीपूर्ण चुनाव है, और दोनों बड़ी पार्टियां अभी तक, आज की परिस्थितियां जो है, मुकाबला दोनों पार्टियों में लग रहा है। और अब
21 और 19 की जो लड़ाई है, इसमें हर पार्टी दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में है। और जैसे जैसे आज पहला दिन है साल का, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, महीना आगे बढ़ेगा, 2 महीने आगे बढ़ेंगे, ये चुनावी जंग और तेज होगी और दिलचस्पी होती जाएगी। महेश, आपके पास आ रहे हैं, आप क्या देखें और क्या समझें, क्योंकि हैट्रिक करनी है, ये सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि 2 चुनाव जीत गए, पहले में अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, दूसरे में थोड़ा कमियां रही, लेकिन उन सब के बावजूद सत्ता में काबिज हो गए, तीसरे में आपको फिर से सत्ता में आना है, बीजेपी के लिए है। और कांग्रेस अपने गुटबाजी के दौर से बाहर निकले, अपनी टीम को मजबूत कर पाए, जिन पर आज सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस अपने गठबंधन तक को नहीं बना पा रही है। इन दोनों सियासी दलों के नजरिए से इस साल को, इन चुनावों को, तैयारियों को, चुनौतियों को कैसे देखें? पंकज, 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं अपनी बातचीत को केंद्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों को मुकम्मल करेगी। तैयारियां सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास ही है, लेकिन सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट का संगठन है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में तैयारियां भारतीय जनता पार्टी अग्नि परीक्षा, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, तमाम नगर निगम चुनावों के लिए अपनी तैयारियों को मुकम्मल करेगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ से अगर समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी के भीतर के तूफान का फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी बखूबी उठाने की कोशिश करती है। अंदर के जो हालात हैं उस पर अपनी नजर भारतीय जनता पार्टी बनाए रखती है, और कौन से नेता को हवा दी जा सकती है, कौन से नेता की तरफ हवाओं का रुख जो है मोड़ा जा सकता है, किसको आगे लाने में फायदा, किसी को पीछे करने में फायदा। हमें याद होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब कांग्रेस पार्टी को वहां पर सलाह देते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र प्रेम से बाहर आए तो कांग्रेस का भला हो सकता है, कांग्रेस का वजूद बच सकता है। यानी मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और कांग्रेस पार्टी की चिंता वो कर रहे हैं। तीसरे पहलू पर मैं लेकर जाने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से जाट वोटों का बंटवारा किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी कि जाट वोटों का बंटवारा जरूर हो, और इसीलिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि गठबंधन को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी। जाट वोटों का अगर केंद्रीयकरण होता है, अगर ध्रुवीकरण होता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका सीधा फायदा मिलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कांग्रेस पार्टी को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। यह फायदा हुड्डा तक ना पहुंचे, इसी को लेकर यहां पर 2 हिस्सों में जाट वोटर्स को बांटने की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी जरूर यहां पर करती हुई नजर आएगी, कम या ज्यादा, लेकिन बंटवारा तो हो। और यही बंटवारा काफी सारी सीटों पर हार और जीत के अंतर को बदलता हुआ नजर आएगा, और जिससे जो कुल टैली है, कुल जो आंकड़ा है जीत और हार का, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, किसके पास कितने उम्मीदवार जीत कर सामने आते हैं, तो हार और जीत को आंकड़े को बदलने में जाट वोटर्स का ये डिवीजन भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। और उससे भी बड़ी बात, किस तरीके से एंटी बीजेपी वोटर्स का बंटवारा किया जा सकता है। और एंटी बीजेपी वोटर्स का संदर्भ में यहां पर लेने की कोशिश कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को जनसंवाद कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी ज्यादा तरजीह देते नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा अहमियत केजरीवाल को देते हुए नजर आ रहे थे, जबकि उतना बड़ा वजूद, उतना बड़ा अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी का नहीं था। उन्हें सीधे सीधे कांग्रेस पर अटैक करना था, लेकिन वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा आम आदमी पार्टी पर अटैक करते हुए नजर आ रहे थे, जिससे मुकाबला जो है तिकोना नजर आया, और जो एंटी बीजेपी वोट है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आए। अब जिक्र मैं कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी तूफान है और बाहर भी तूफान है। इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी का बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ना तो वो वाम दलों को कुछ मानते हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद है, और बंगाल में किसी भी तरह की भागीदारी वो नहीं करने वाले। उसी तरह की परिस्थितियों का सामना हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के भीतर करना पड़ सकता है। किसी भी नेता का कोई भी ऐसा बयान सामने आ सकता है जिससे ये समझ में आए कि सरकार नहीं बनने जा रही है और काफी ज्यादा विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। उन्हीं बयानों का डर जो है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स के सामने इस वक्त बना हुआ है, वो जो परिस्थिति होगी बेहद खतरनाक कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो सकती है। तो पहले तो अंदर के तूफान को थामे रखना है, उसके बाद वोटर्स के बीच पहुंचना है, अपनी जो पैठ है, अपना जो अस्तित्व है और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश वहां पर की जानी है। मैनेजमेंट के लिहाज से कांग्रेस पार्टी पहले भी काफी कमजोर थी, अब भी काफी कमजोर है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जो बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी वो एंटी इनकमेंसी की वजह से नजर आ रही थी, लेकिन एंटी इनकमेंसी यानी जो खिलाफ हवा भारतीय जनता पार्टी के बह रही थी उसे भी रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बखूबी कर रही है। प्रेशर रिलीज मैं शब्द यहां पर इस्तेमाल करना चाहूंगा। प्रेशर था परिवार पहचान पत्र को लेकर, प्रेशर था
जो राशन कार्ड काट दिए गए थे उनको लेकर प्रेशर था, आधार के किसी भी तरह की तब्दीली को लेकर प्रेशर था, पेंशन को लेकर तमाम उन प्रेशर्स को प्रेशर पॉइंट पर पहुंचकर ही रिलीज करने का काम भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए कर रही है। एक एक गांव में अगर 10-10, 20-20% ये चीजें चुनावी कसरत में आ सकती हैं, एक्सरसाइज में आ सकती हैं, लेकिन चुनौतियां फिर भी हैं। नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को। वीरेंद्र सोनी जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। कांग्रेस के लिए तो जिस तरीके से महेश कह रहे हैं, घर के बाहर तो चुनौतियां अपार रही हैं, लेकिन घर के अंदर भी इतनी चुनौतियां हैं, आपको दोहरी चुनौती से पहले निपटना है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नजरिए से यह साल किस तरीके से रहने वाला है, वो कौन सी चुनौतियां हैं जो सामने आएंगी? देखिए, इस साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मनोहर लाल जी और कांग्रेस के में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका भविष्य तय होना है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 76 वर्ष के हो गए हैं और ये भावुकता के अंदाज में कह रहे हैं कि ये उनका शायद आखिरी चुनाव हो, चुनावी इसके बाद चुनावी राजनीति से शायद अलग हो जाए, जिस तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है चुनावी राजनीति से अलग हो चुके हैं। तो इसलिए अगर हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में लंबित हैं, तो तब होते हैं, तो क्या वहां चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अगर बहुमत आता है तो क्या मनोहर लाल जी चेहरा होंगे, या भारतीय जनता पार्टी किसी युवा पीढ़ी को, जैसे नई पीढ़ी तैयार कर रही है, उसके लिए नए चेहरे की ओर जाएगी? तो इन दोनों नेताओं का भविष्य तो तय होगा। और जहां तक पार्टियों की बात है, पार्टियों में देखिए भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की चुनाव की तैयारी है और विधानसभा की चुनाव की तैयारी है। लेकिन जिस तरह अब लग रहा है, जिस तरह संकेत लग रहे हैं कि लगता नहीं है कि विधानसभा चुनाव भी साथ हो, हालांकि फैसला तो केंद्र को करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी से ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही केंद्रित है। उसकी तैयारियां जो है लोकसभा चुनाव की ओर ही जा रही है। तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता 10 की 10 सीटें जीतने की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, क्योंकि पिछली बार 10 सीटें जीती थी, तो उसको जो है रिपीट करना, उसकी पुनरावृत्ति करना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। कांग्रेस का कोई अधिक जो है भविष्य दाव पर इतना इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि कांग्रेस के सब नेता जो है उनकी जो रुचि है वो विधानसभा चुनाव के अंदर ही है, वहां सब मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई है। और देखिए, कांग्रेस के अंदर जो 15 जनवरी मकर संक्रांति से जन संदेश यात्रा कुमारी शैलजा SR के ग्रुप निकालने जा रहे थे, वो यात्रा भी अब स्थगित कर दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है। तो इस कारण से अब उस रैली का जो संदेश यात्रा कोई औचित्य नहीं है, तो अब ये जो है संदेश यात्रा अब तो स्थगित ही है। तो इस तरह, हालांकि देखिए ये यात्रा जो है फरीदाबाद से शुरू होकर अंबाला में समापन होना था, उसके बाद बड़ी रैली होनी, तो कुमारी शैलजा को ये मजबूरी हो गई है कि वो अपनी ये यात्रा को स्थगित करेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कार्यक्रम कर रही है, आज कल उन्होंने कार्यक्रम किया, तो वहां भी देखिए भूपेंद्र हुड्डा अपने ढंग से जो उनके आकर्षक नारे हैं, आकर्षक वायदे हैं, वो अपने ढंग से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मान के चला जाना चाहिए कि कांग्रेस ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया है, वो एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में घोषणाएं कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर जो है सिर्फ फुटबॉल की स्थिति और ज्यादा बनेगी। जो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, क्या इस यात्रा का उपयोग चुनाव के बाद ही होगा, या सिर्फ ये चुनावी हथकंडा है या प्रोपेगेंडा है? लोग भी इस बात को समझते हैं। ये बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है विरोधी भावना नहीं है, लोगों में अब भी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल जी को चाहते हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं। और ये जब जातीय वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसले ले रही है इस समय जातीय वर्गीकरण के आधार पर हो रहे हैं। हालांकि देखिए, उसमें सब कहा जाता है कि जात पात का कोई स्थान नहीं है, हम सामाजिक समरसता के आधार पर काम करते हैं, लेकिन हर फैसले के पीछे जो है जातीय जो है सुगंध भी आती है, उसमें लगता है कि जात पात से प्रेरित है। इस बात का जिक्र महेश ने भी किया था, अगर जात पात को किनारे कर दे तो फिर नफा नुकसान का आकलन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर जात पात को बीच में रखेंगे तो आप अपने आंकड़ों को सही तरीके से फिट कर सकते हैं। देवेंद्र, छोटे शब्दों में संक्षेप में थोड़ा जानने की कोशिश आपसे मैं कर रहा हूं कि एक पार्टी वो जो सत्ता में अभी भागीदार है जेजेपी, दूसरी इनेलो जो कभी जिसका अपना एक रुतबा हुआ करता था हरियाणा में, और तीसरी आम आदमी पार्टी जो कोशिश कर रही है हरियाणा में पैर जमाने की। इनके लिए चुनौतियां, इनके लिए मौका कितना देख पा रहे हैं संक्षेप में? देखिए, जजपा पंकज सरकार में हिस्सेदारी है। दरअसल जजपा की स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण बनी हुई है। जैसा बहुत समय से ऐसी बातें चली आ रही कि सरकार में रहेगी, सरकार में तो रह सकती है लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, इसमें दुविधापूर्ण स्थिति है। और अगर अलग लड़ेगी तो कैसे लड़ेगी, चुनौतियां बहुत सारी सामने है, क्या गठबंधन करेगी? तो जेजेपी की स्थिति बड़ी अभी चिंताजनक पार्टी के लिहाज से है, लेकिन दुविधापूर्ण पब्लिक के और पत्रकारों की नजर में है। इनेलो की जहां तक है, इनेलो ने अपने वक्त में अच्छा राय देखा, चौधरी देवीलाल थे, ओम प्रकाश चौटाला थे, जब पार्टी इकट्ठा थी, जेजेपी नहीं बनी थी, एक
अच्छा वक्त था। इनेलो के नेता बहुत मतलब मजबूती के साथ काम करते थे, चाहे वो केंद्र की सत्ता में भी रहे हैं, भागीदारी में हरियाणा में भी है, लेकिन आज संकट के दौर से गुजर रही है। इनेलो को किसी तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत है, पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा रहना है और अपने वजूद को बचाना है। सबसे बड़ी बात, किसी तरीके से मतलब ये चुनाव अच्छी तरह लड़ पाए इनेलो, उसके लिए यही उपलब्धि रहेगी। वक्त क्या बताता है, किस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन इनेलो का हाशिए से बाहर निकलना सबसे जरूरी है। ये ठीक है। रमेश, यही सवाल आपसे भी है, क्या देख पा रहे हैं, क्या इनेलो पुराने रौब में आ पाएगी, दिखा पाएगी दम जैसे पहले था, या जेजेपी के लिए गठबंधन या बगैर गठबंधन का रास्ता आसान रहने वाला है? देखिए पंकज, इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर तो साफ तौर से बात कही जा सकती है कि ये पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही है, अपने अस्तित्व को बचाए रखे, यही उपलब्धि के रूप में आप इंडियन नेशनल लोकदल के लिए मान सकते हैं। बाकी जनादेश है, जनता का अपना फैसला होता, लेकिन जो अब तक हम लोग समझ पा रहे हैं उसमें इतना ही कहा जा सकता है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई को इंडियन नेशनल लोकदल लड़ रही है। बेहद विपरीत परिस्थितियों का सामना जननायक जनता पार्टी को करना है, क्योंकि इनका जो वोटर था, जो डीएनए इन्हें वोट कर रहा था, वो जाट डीएनए था, और जाट डीएनए किसान आंदोलन के वक्त से ही भारतीय जनता पार्टी से काफी उखड़ा नजर आ रहा है। और किसान आंदोलन तो बाद की बात है, उससे पहले भी पिछले विधानसभा 2019 के विधानसभा चुनाव का अगर मैं जिक्र करूं तो एंटी बीजेपी जो माइंडसेट था वही जननायक जनता पार्टी के कोर वोटर का डीएनए था। लेकिन बाद में सरकार बनाने के लिए जननायक जनता पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई, तो उस वक्त से ही डीएनए खिलाफ होने की वजह से विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। भीड़ भाड़ जरूर यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के आसपास नजर आ रही थी, क्योंकि सत्ता में वक्त थोड़ा कम है। महेश, वीरेंद्र सोनी जी के पास ये सवाल लेके मैं जा रहा हूं, रोक रहा हूं माफी के साथ। सीधी चुनौती यहां पर अगर वीरेंद्र सोनी जी, ये तीन दलों को लेकर संक्षेप में थोड़ा बताइएगा, क्या कुछ नया देख पा रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी इनेलो के गर्भ से पैदा हुई थी, और जिन लोगों को अपने अपने दलों में टिकट नहीं मिला था, तो जननायक जनता पार्टी ने उनको गले लगा लिया था, तो वो उनको एक सफलता मिल गई थी। तो इसलिए कोई जननायक जनता पार्टी का अब कोई ज्यादा अधिक भविष्य है। देखिए, सत्ता में रहने के बाद भी लोगों की काफी नाराजगी हो सकती है, चुनावी वायदे पूरे नहीं किए, तो इसलिए जननायक जनता पार्टी के लिए तो बहुत भविष्य में डगर जो है काफी कठिन है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही मुकाबला रहने वाला है। आम आदमी पार्टी से भी लोगों को निराशा ही हाथ लग रही है, जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो मुख्य मुकाबला इन दोनों दलों में ही रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नए साल में नई उम्मीदों के साथ कई सारी चुनौतियां भी हरियाणा में सियासी पार्टियों के लिए है, क्योंकि ये चुनावी साल भी है और इसी साल अपना दमखम दिखाना भी है और दमखम के जरिए सत्ता तक पहुंचना भी है। लेकिन उन चुनौतियों से सियासी पार्टियां कैसे पार पाती हैं, ये भी देखना होगा।